हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होगा क्लास 9th स्टूडेंट्स के लिए, जिसका कोर्स कोड रहेगा 402। बेसिकली इसका जो बुक है वो आईसीटी कहलाता है। जो सब्जेक्ट है उसको हम आईसीटी कहते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसका कोर्स कोड आप देख सकते हो 402 है। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ गाइडेंस दे देता हूँ कि जो हमारा 9th क्लास का आईसीटी का सिलेबस है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आईसीटी का सिलेबस है क्लास 9th स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर देखेंगे आप, हमारे पास कुछ टॉपिक्स गिवन है, जैसे कि फर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट, आईसीटी स्किल, इंटरप्रेन्योरियल स्किल, ग्रीन स्किल, ये पार्ट ए में आता है। एंड देन पार्ट बी है आईसीटी ईएस, डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एंड डिजिटल प्रेजेंटेशन। ये है आपका न्यू अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका कोर्स कंटेंट। लेकिन जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है, अगर मैं आपको यहाँ पर सर्च करके दिखा दूँ एनसीईआरटी की बुक, लेट मी कनेक्ट टू माई इंटरनेट। यहाँ पे जैसे मैं एनसीईआरटी लिखूँगा, एनसीईआरटी बुक्स, तो आप देखेंगे ये जो पोर्टल है इसके अंदर आपको आपके क्लास के अकॉर्डिंग बुक्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे मैं 9th एंड आईसीटी सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो आप देखोगे ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप चैप्टर वाइज देखोगे तो कुछ इस प्रकार से आपके कोर्स कंटेंट गिवन है, जो कि टोटली डिफरेंट है आपके सिलेबस से। तो अब पढ़े कहाँ से? तो ये बहुत ही बड़ा डाउट है, जिससे बहुत सारे टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स भी सफ़र करते रहते हैं। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये रिकमेंड करूँगा कि पहले आप अपना यहाँ से सिलेबस देख लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर गूगल में भी सर्च करोगे तो ये निकल जाएगा। तो आपको बेसिकली इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका कोर्स कंटेंट पूरा करना है, जिसमें पहला जो पार्ट ए है वो आपके कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं मैक्सिमम, और जो पार्ट बी है ये प्रैक्टिकल पार्ट्स है मैक्सिमम। तो ये दोनों ही कंबाइन में आते हैं, SA1 में और SA2 में, या फिर फाइनल या सेमीफाइनल कह लो, दोनों में आपके नंबर्स बाइफिकेट हो जाते हैं उस हिसाब से। एंड देन आपको प्रैक्टिकल भी देना पड़ता है, जिसमें वाइवा वगैरह होता है और प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट होता है, जिसके नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो ऐसे इसका ओवरऑल मार्क्स रहता है। तो अब ये सवाल उठता है, तो हम बुक कौन सी लें? तो ज़्यादातर देखा जाता है कि स्कूल ही कोई ना कोई बुक रिकमेंड कर देता है। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं पता कहाँ से पढ़ना है, आप मेरी इस सीरीज़ को देख सकते हो। मैं इसमें हर एक चीज़ को कवर करने वाला हूँ। तो किसी बुक को परचेज़ करने की तो एक तो रिक्वायरमेंट पड़ेगी भी नहीं। अगर आपको रिटर्न भी चाहिए होगा तो आप हमारे वेबसाइट स्टडी स्क्वायर को सर्च कर सकते हो। आप यहाँ पर गूगल में लिखोगे स्टडी स्क्वायर, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल में यहाँ पे जैसे ही देखोगे लिंक का ऑप्शन, यहाँ पे मोर लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर लिंक अवेलेबल होगी हमारी वेबसाइट की, या फिर टेलीग्राम में भी मैं अपलोड कर दूंगा। वेबसाइट में जाओगे तो ये सिस्टमेटिकली आपको गिवन रहेगा। अभी 11th 12th और BC एंड अदर सब्जेक्ट्स के अवेलेबल है, लेकिन सून मैं यहाँ पे क्लास 10 का भी और 9 का भी अवेलेबल करवा दूंगा। तो आप यहाँ से भी नोट्स को मतलब डाउनलोड कर सकते हो। करेक्ट है। तो फिलहाल के तौर पर आप पहले ये अपना आउटलेट देख लो, मतलब आपका ये जो कोर्स कंटेंट का ये आपका आउटलेट देख लो, और इसके हिसाब से आपको टॉपिक्स कवर करने हैं। आपके टीचर्स बता देंगे कि SA1 में कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, मतलब टॉपिक्स आ रहे हैं, उस हिसाब से आप अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज, विच इज़ इंट्रोडक्शन टू आईसीटी, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है हमारे क्लास 9th का। क्लियर है? तो चलो इसको देख लेते हैं, इसमें कोर्स कंटेंट बेसिकली है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो कम्युनिकेशन है वो होता क्या है? बेसिकली कम्युनिकेशन से ही आप समझ सकते हो, कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाना, इन सिंपलर टर्म। यहाँ पर आप डेफिनेशन भी देख सकते हो। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। आप साइड बाय साइड अपने नोट्स भी बनाते रहना और लिखते रहना, जिससे आपको अपने रिकैप्चुलेशन में हेल्प मिलेगी। जब आप समराइज़ करोगे या फिर उसको गो थ्रू करोगे, इजीली समझ जाओगे। सिंपली कम्युनिकेशन मीन्स एक दूसरे के साथ बातचीत करना, या तो आप इंडिविजुअली करो या फिर ग्रुप में करो या फिर दो बंदे एक साथ कर लो।
इजीली जब भी हम एक दूसरे के साथ अपने थॉट्स, आइडियाज़ या फिर सेंटेंस या फिर वर्ड शेयर करते हैं तो उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। करेक्ट है। लेकिन हम कम्युनिकेशन करते क्यों हैं? बेसिकली जो कम्युनिकेशन है वो हम बहुत सारी रीजंस की वजह से करते हैं। जैसे हमको कुछ नीड है, किसी और को कुछ हेल्प चाहिए, या फिर हमको कुछ डायरेक्शन देनी है, किसी और को कमांड देना है, तो इन सारे नेसेसरीज़ के वजह से हम कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश कर पाते हैं। एक अच्छा कोड भी है कि लैंग्वेज मेक्स अस ह्यूमन, जिससे ये पता चलता है कि एक लैंग्वेज का क्या इम्पोर्टेंस है, जो कि एक कम्युनिकेशन का एक मीडियम है। क्योंकि कम्युनिकेट तो जानवर भी करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं, बर्ड्स भी करते हैं, इवन प्लांट्स भी करते हैं, लेकिन कौन अच्छे से कर पाता है ये ज़्यादा मैटर करता है। तो ऑब्वियसली ह्यूमंस ज़्यादा बेटर वे में करते हैं, लेकिन इसमें भी हम बहुत सारे लेयर्स में करते हैं। जैसे कम्युनिकेशन हम किसी के अप्लायंस के थ्रू कर रहे हैं, या फिर हम ओरली कर रहे हैं, रिटर्न में कर रहे हैं, ईटीसी ये आ जाते हैं। अब जो कम्युनिकेट कर रहा है वो भी सोशली अपने अपने रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंग, अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग बदलता है। उसको कैसी बात करनी चाहिए, कैसी नहीं करनी चाहिए, ये भी डिपेंड किया जाता है। फॉर एन एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हो, जो डॉक्टर होते हैं वो बेसिकली जेंटल एंड केयर वे में आपसे बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो आर्मी इंस्ट्रक्टर ऑथोरेटिव होगा, मतलब कमांड देगा, डिसिप्लिन मांगेगा, जो कि उसके बैकग्राउंड को सपोर्ट भी करता है, और उसको वैसा ही होना चाहिए। टीचर बैलेंस लेके चलता है, कभी स्ट्रिक्ट होता है, कभी सपोर्टिव होता है, एंड सो ऑन। तो कम्युनिकेशन जो भी करता है वो अपने अपने अकॉर्डिंगली, अपने अपने पर्सपेक्टिवली अपने एक दूसरे के साथ करता है, अपने सराउंडिंग में या फिर वर्ल्ड वाइड, जैसे वो करना चाहता है। इतना क्लियर है। बेसिकली आज हमने कम्युनिकेशन टर्म्स से स्टार्ट किया कि कम्युनिकेशन होता क्या है, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है। मैं इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ जिससे आप समझ सको कि हमारा कोर्स कंटेंट कैसा है और कैसे सवाल भी आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप हम अभी आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के तौर पर आप इतना समझो कि कम्युनिकेशन होता क्या है, इसको क्यों करना चाहिए, हम क्यों करते हैं, और इसके क्या बेनिफिट्स वगैरह हैं। क्लियर है? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। देन आप देखोगे ये जो कम्युनिकेशन है इसके कुछ लेयर्स है। जैसे कि मैंने पहले बोला था, इसके ये लेयर्स अवेलेबल है आपके टेक्स्ट बुक में भी, जो भी आप खरीदोगे, ऑनलाइन ले रहे होगे, परचेस कर रहे होगे, जो उनसे भी स्कूल से जो भी टीचर आपको रिकमेंड कर रही होगी, उस बुक में ये जो फ्लो चार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है। ये बहुत एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, तो इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्लो चार्ट मान के चलो। बेसिकली कम्युनिकेशन होता क्या है, एक फ्लो में ये वर्क करता है, साइक्लिक वे में। फर्स्ट आता है हमारा सेंडर, फिर आता है मैसेज, फिर इनकोडिंग, कम्युनिकेशन चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग एंड फीडबैक। अब ये वर्क कैसे होता है मैं आपको एक स्टोरी से समझा देता हूँ। सपोज़ मुझे किसी से बात करनी है, मेरी मदर से मेरे को बात करनी है, तो बात करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे होना ज़रूरी है। अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो बात कौन करेगा? क्लियर है? तो उसको हम सेंडर कहेंगे। जो बात करेगा उसको हम क्या कहेंगे? सेंडर कहेंगे। एंड अब जो मुझे बात करना है उसका कंटेंट क्या रहने वाला है? मैं मम्मी से फिजूल की बात करने वाला हूँ या फिर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाला हूँ, उसका कंटेंट जो भी रहेगा उसको हम मैसेज कहेंगे। देन मेरा जो कंटेंट है, क्या मैं मम्मी को लिख के दे रहा हूँ या फिर मैं ओरली बोल रहा हूँ? अगर मैं ओरली बोल रहा हूँ तो कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको हम इनकोडिंग कहते हैं। क्या मैं तमिल में बोल रहा हूँ, बंगाली में बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बोल रहा हूँ? ये जो अलग अलग मोड्स ऑफ लैंग्वेज है ये बेसिकली इनकोडिंग कहलाती है। इनकोडिंग हम ओरली लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेते हैं, या फिर अगर हम कंप्यूटराइज्ड वे में बोलें तो इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर कंप्यूटर लैंग्वेज में बाइफिकेट या फिर ट्रांसफ़र करके समझ सकते हैं या फिर सेंड कर सकते हैं। क्लियर है? देन आता है एक कम्युनिकेशन चैनल। ये मस्ट है। हमारा जो ओरल कम्युनिकेशन है, तो यहाँ पर हमारा जो कम्युनिकेशन चैनल है वो बेसिकली एयर है या फिर साउंड की वाइब्रेशन कह लो। अगर वही हम डिजिटली करते तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होता, तो वो कम्युनिकेशन चैनल हमारा सॉफ्टवेयर बन जाता। तो हर एक मीडियम का अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल होता है, वो डिपेंड करता है आप किस वे में कम्युनिकेट कर रहे हो। तो अब जो मेरी मदर है वो मेरे मैसेज को रिसीव करेगी, तो वो हो जाएगा रिसीवर। क्लियर है? जो भी मैसेज को रिसीव करता है वो हो जाता है रिसीवर, और जो भी मैसेज को सेंड करता है वो हो जाता है सेंडर। एंड देन उस मैसेज को समझने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? डिकोड करना पड़ेगा। डिकोड का सिंपल मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड। क्लियर है? एंड देन जब वो मेरे को रिप्लाई करेंगे उसको हम फीडबैक टर्म से डिनोट करेंगे। फीडबैक बेसिकली रिस्पॉन्स या रिप्लाई होता है। क्लियर है? आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा।
मैंने इससे पहले भी स्कूल में पढ़ा है 2 साल, उसमें भी मैं जब भी बच्चों को पढ़ाता था उनको इस चीज़ में बहुत दिक्कत होती थी। उनको पता ही नहीं हो रहता था कि इनकोडिंग क्या होती है, डिकोडिंग क्या होती है। तो बेसिकली इनकोडिंग अब हम अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कैसे हम इनकोड करेंगे, उस मैसेज को कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे ताकि दूसरा वाला समझ सके। लेकिन जो डिकोडिंग होती है वो डिपेंडेबल होती है, सामने वाले जैसे भेजेगा उसी को हम उसी लैंग्वेज में डिकोड करेंगे तभी हमको समझ में आएगा। अब सामने वाला अगर सपोज़ हिंदी में बात कर रहा है और आप हिंदी में उसको डिकोड नहीं कर पा रहे, आप तमिल में डिकोड करने चाह रहे हो, तो कैसे होगा? पहले आप उसको समझोगे ना, तभी तो डिकोड होगा। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। अदरवाइज़ थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट आता है हमारा सेंडर एंड मैसेज। जैसे कि आप देख सकते हो, सेंडर इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन और आइडिया एंड मैसेज इज़ द कंटेंट। मैं अभी ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ाऊंगा क्योंकि इसका मेन टॉपिक वही था कि सेंडर क्या होता है, मैसेज क्या होता है, डिकोडर इनकोडर क्या क्या होते हैं। क्लियर है? देन आता है हमारा इनकोडिंग। इनकोडिंग आप देख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आइडियाज इनटू वर्ड, सिंपल और जेस्चर इज कॉल्ड इनकोडिंग। जैसे कि मैंने बोला, ये हम पे डिपेंड करता है हम अपना आइडिया कैसे शेयर करना चाह रहे हैं, किस प्रोसेस के द्वारा उसको इनकोड करना चाह रहे हैं। अब एक अच्छा इनकोडिंग कौन होता है, मतलब क्या होता है? जो कि क्लियर हो, कंप्लीट हो और करेक्ट हो। अगर नहीं होगा तो जो डेटा है वो मिसमैच होता रहेगा या फिर करप्ट हो जाएगा। ये हम सिस्टमैटिक वे में भी सेम ही रूल को फॉलो करते हैं। देन आता है हमारा कम्युनिकेशन चैनल, जो कि वैरी करता है हम किस वे में अपना मैसेज को सेंड करते हैं। अगर हम ओरली कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, ओरल, रिटन, टेक्नोलॉजी बेस्ड में ये हमारे सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं अलग अलग इसके टाइप के अकॉर्डिंग। एंड रिटर्न में हमारे लेटर या नोटिस आ जाता है। एंड ओरल में वॉइस आ जाते हैं या फिर एयर मान लो। विदाउट एयर कम्युनिकेशन ओरली पॉसिबल है। आई होप आपको इतना पता होगा, नहीं है? क्लियर है? देन आता है हमारा रिसीवर एंड इनकोडिंग। रिसीवर जो मैसेज को टेक करता है वो हमारा रिसीवर कहलाता है। एंड डिकोडिंग जब वो मैसेज को वो अंडरस्टैंड कर पाता है, मतलब समझ पाता है, इंटरप्रेट कर पाता है बेसिकली। फिर आता है इसका रिप्लाई, जिसको हम कहते हैं फीडबैक। क्लियर है? फीडबैक का मतलब होता है रिस्पॉन्स। बस आपको इतना ही काफ़ी है समझने के लिए ये कंटेंट किसके ऊपर दिया गया है। ये बहुत ही ईजीएस्ट चैप्टर है आपके पूरे कोर्स में। क्लियर है? मैंने जितनी बार भी एग्ज़ाम लिया था बच्चों के स्कूल में, वो इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में 10 आउट ऑफ 10 ले ही आते थे। बहुत ही इजीली ये टॉपिक वो समझ लेते थे। फिर आता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। अब हमने कम्युनिकेट करना है, हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, दूसरा बंदा भी अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूँ, मैसेज भी अवेलेबल है एंड अदर जो क्राइटेरियाज हैं वो भी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी सामने वाला मेरी बातों को समझ नहीं पा रहा। तो इसका रीज़न क्या है और इसका मीनिंग क्या है? बेसिकली इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एक टर्म है जिसका मतलब होता है अच्छे वे में कम्युनिकेट कर पाना। जिसका मतलब आप कुछ कह रहे हो वो आप अच्छे से कह पा रहे हो, दूसरा जो सुन रहा है वो अच्छे से सुन और समझ पा रहा है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। आई होप आप वर्ड से भी समझ पा रहे होगे। यहाँ पे आप देख सकते हो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मीनिंग, जहाँ पे प्रमोट अंडरस्टैंडिंग, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, सपोर्ट राइट एक्शन, बिल्ड हेल्दी रिलेशनशिप एंड अचीव डिजायर्ड गोल। ये तभी हो पाएगा जब आपकी जो कम्युनिकेशन है वो सुइटेबल और इफ़ेक्टिव हो। सपोज फॉर एन एग्जांपल कि आप अपने मदर से कुछ डिमांड कर रहे हो, आप बोल रहे हो, मदर सुन नहीं पा रही या समझ नहीं पा रही, तो क्या वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगा? आई होप नहीं कहलाएगा, आपको भी इतना पता है। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन तभी हो पाता है जब सारे ही मीडियम एक अच्छे वे में, फ्लो में या फिर रिदमिकली आपको एक साथ अपने मैसेज को कन्वे करने में हेल्प करती है, जिससे क्या होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिसीजन ले पाते हो कि आपको क्या डिसीजन लेना है अकॉर्डिंग टू योर कन्वर्सेशन। देन सपोर्ट राइट एक्शंस, जो भी आपको उसके अकॉर्डिंग कोई कुछ कह रहा है तो उसके अकॉर्डिंग काम करना है नहीं करना है वो आप पे डिपेंड करता है। एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन सपोर्ट्स या फिर बिल्ड हेल्दी रिलेशनशिप। इतना तो आपको पता ही होगा, ओवरऑल आप 9th क्लास में पढ़ते हो। एक रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने के लिए कम्युनिकेशन मस्ट होती है। क्लियर है? देन हम आगे बढ़ते हैं कुछ और टॉपिक्स में, जैसे कि फैक्टर्स इंश्योरिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक म्यूचुअल एक्सेप्टेंस होना चाहिए रिसीवर और सेंडर के बीच में, जिससे कि एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाए। वेल इनकोडेड मैसेज होना चाहिए, केयरफुली डिकोड भी हो जाना चाहिए वो मैसेज। ऐसा नहीं कि सामने वाला कह रहा है और दूसरे वाला डिकोड ही नहीं कर पा रहा हो, तो वो भी नहीं होना चाहिए। और अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ही बोले जा रहे हो और रिसीवर कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, तो वो इनइफेक्टिव कहलाता है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन तभी कहलाएगा जब जो हमारा रिसीवर है वो रिस्पॉन्स करेगा। क्लियर है?
देन आता है हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, लेकिन आप यहाँ पर भी देख सकते हो। जो कंटेंट है वो क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, बेस्ड ऑन फैक्ट हो, ये नहीं कि हवा में बातें कर रहे हो जिसका ना आगा है ना पीछा। एंड देन कंसाइज होना चाहिए, ये नहीं कि जलेबी की तरह घुमाए जा रहे हो घुमाए जा रहे हो घुमाए जा रहे हो जिसका कोई वैलिड पॉइंट ही नहीं है। एंड जब भी आप कम्युनिकेट करो वो अच्छे से करो, जिससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और गुड विल, मतलब अच्छे जो विचार होते हैं, मतलब अच्छे जो थॉट्स होते हैं वो भी डेवलप होती हैं, है ना। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी तो वो होती है कि आप कुछ कह रहे हो तो वो आप रिस्पॉन्सिबल हो कि क्या कह रहे हो, ये नहीं कि अभी कुछ बोला और बाद में मुकर गए, तो वो अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हमारा आगे का पोर्शन, कम्युनिकेशन बैरियर्स। अब तक हमने जो भी पढ़ा उसको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। एक दूसरे के साथ जब हम बातचीत कर पाते हैं, अपने थॉट्स आइडियाज़ वगैरह शेयर कर पाते हैं, तो उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसके लिए हमको एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग कुछ लेयर्स गिवन है। पहला है सेंडर, देन है मैसेज, फिर इनकोडिंग, कम्युनिकेशन चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर, या फिर रिसीवर पहले या बाद में होगा, थोड़ा देख लेना मैं अगर गलत बोल रहा होगा तो। और लास्ट में था हमारा फीडबैक, जिसके अकॉर्डिंग एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाता है। और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के हमने एडवांटेजेस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के बैरियर्स, कि एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करने के टाइम हमको कौन कौन से रुकावटों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आपके बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ बैरियर्स गिवन है। इन्वायरमेंटल बैरियर्स, सिचुएशनल बैरियर्स, लिसनिंग बैरियर्स एंड पर्सनालिटी बैरियर्स। आप यहाँ पर देख सकते हो। फर्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल बैरियर। इसके अकॉर्डिंग अगर आपके घर का या फिर आसपास में पुअर लाइटनिंग होगी, या फिर अनकंफर्टेबल सीटिंग होगी, हॉट या कोल्ड रूम होगा, डिफेक्टिव कम्युनिकेशन मीडियम होगा, स्लो इंटरनेट कनेक्शन होगा, ये अलग अलग टाइप के इन्वायरमेंटल बैरियर्स हैं, जिनके होते ही आपका जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। फॉर एन एग्जांपल, आप किसी बड़े रूम में बैठे हो और ये रूम इतना बड़ा है कि आप एक कोने में अगर बैठे हो और दूसरे कोने में किसी को बोलना चाह रहे हो कुछ भी मैसेज, क्या वो सुन पाएगा? नहीं ना। तो ये एक इन्वायरमेंटल बैरियर है। सिमिलरली वैसे ही अगर आपका रूम का कंडीशन या तो बहुत ही हॉट है या फिर बहुत ही चिल्ड है, तो क्या आप वहाँ पे कंफर्टेबल हो पाओगे, बैठ पाओगे? नहीं ना। तो अगर बैठ ही नहीं पाओगे तो आपका ध्यान भी नहीं रहेगा कि सामने वाला बोल क्या रहा है, आप बस अपने में ही कंसर्न रहोगे कि कब मैं यहाँ से निकलूँ, कब मैं यहाँ से निकलूँ। तो बेसिकली ये होते हैं कुछ रीजंस जो हमारे कम्युनिकेशन को हिंडर करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप भी ऐसे कुछ बैरियर्स निकालो जो आपको हिंडर करते हैं आपके कम्युनिकेशन में, और कमेंट्स में बताओ कि वो कौन कौन से बैरियर्स हैं। फिर आता है हमारा सिचुएशनल बैरियर, जैसे कि नॉइस, डिस्ट्रैक्शन, डिस्टेंस, अनएक्सपेक्टेड इवेंट ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। आई होप इसको मुझे इलेबोरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इजीली समझ सकते हो कि मैं किन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ, कि नॉइस क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन क्या होता है। इतने तो आप समझदार हो ही। तो ये बेसिकली कुछ टाइप्स ऑफ बैरियर्स हैं। ये बहुत ही ईजी चैप्टर है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आई होप आप एक ही बार में समझ जाओगे। देन कुछ है हमारे बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, जैसे अगर हम जंपिंग टू कंक्लूजन, अगर हम ना सुने बिना ही कंक्लूजन पे पहुंच जाए तो क्या वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। माइंड वेंडरिंग, मतलब आपका दिमाग आपके पास है ही नहीं, नॉट इन प्रैक्टिकल वे, मतलब आप कुछ और सोच रहे हो, सामने वाला कुछ बोल रहा है, आप बस हाँ 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 बोले जा रहे हो और अपने माइंड में कुछ और ही सोच रहे हो। फॉर एन एग्जांपल, मानो आप क्लास में बैठे हो और टीचर आपको कुछ टीच कर रही है और आप नैनीताल के बारे में सोच रहे हो या फिर कुछ और जगह के बारे में सोच रहे हो, तो उसको कहते हैं माइंड वेंडरिंग। तो ये भी एक तरीके का बैरियर ही है इफेक्टिव लर्निंग में। फिर आता है लैक ऑफ पेशेंस, कि आप में उतना पेशेंस ही नहीं है कि आप सामने वाले की बात को पूरा सुन सको। इमोशनल स्टेज, अगर आप दुख में, मतलब आप अगर लो फील कर रहे हो और सामने वाला कुछ हंसी की बातें कर रहा हो, तो आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। वो भी सोचेगा मैं किसको बता रहा हूँ, और आप भी सोचोगे ये कैसा लड़का है, मैं दुखी हूँ और ये हंस रहा है। ऐसे होता है। ये सारे कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं। ये चैप्टर आपके सिलेबस में इसलिए दिया गया है ताकि आपके पर्सनैलिटी में एक चेंज देखा जा सके। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोले जा रहे हो, जैसे कि आप 8 तक कर भी रहे होगे लेकिन 9, 10 सीनियर सेकेंडरी में आता है, अब सेकेंडरी कर दिया गया है। तो सेकेंडरी क्लासेस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वेग कुछ भी बातें बोल रहे हो जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता। अब आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अच्छे से बात भी करनी पड़ेगी और इमोशनली स्टेबल भी होना पड़ेगा। तो ये जो चैप्टर है इसका मोटिव भी यही है कि बच्चों को अच्छे से पर्सनैलिटीज़ के बारे में सिखाया जाए। क्लियर है?
फिर जो लास्ट था हमारा जो कि था पर्सनालिटी बैरियर, जैसे कि आपका एटीट्यूड क्या है, एज क्या है। ये तो नहीं कि जैसे मान लो कि जो सेम एज के होते हैं उनको अपने ही एज के ग्रुप के बच्चों के साथ बातचीत करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है एज़ कम्पेयर टू ओल्डर जो भी उनके रिलेटिव्स वगैरह होता है। तो ये एज डिफरेंस भी देखा गया है कि पर्सनैलिटी बैरियर्स में आता है कि एक कम्युनिकेशन में ये हिंडर क्रिएट करता है। आपका एटीट्यूड क्या है, अलग अलग कल्चर के लोग अलग अलग वे में बात करते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो जैसे मुस्लिम्स होते हैं, वो मान लीजिए कि उनके कल्चर में कुछ अलग लहजे में बात करनी पड़ती है और जो हिंदूज़ हैं उनमें अलग होता है। तो ये भी बहुत बार वेरिएशन क्रिएट करता है। फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मतलब कौन से लैंग्वेज में आप बात कर रहे हो। ये ऐसा तो नहीं है कि सामने वाले को तमिल आती है और आपको बंगाली और आप एक दूसरे से बात ही नहीं कर पा रहे। तो ऐसे भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जो कि पर्सनैलिटी बैरियर्स में आते हैं। मैं दो दो तीन तीन टॉपिक्स आपको इनमें से डिटेल में बता रहा हूँ, बाकी आप यहाँ पर रीड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे भी आपको सही लगे यहाँ से आप पढ़ लेना। ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। देन हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बेसिक मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें 3 मेथड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में से वही एक फ्लो चार्ट उसमें से आ जाता है, इसमें से आ जाता है, और थोड़े बहुत बीच के छोटे मोटे टॉपिक से आ जाते हैं एक एक नंबर के। तो मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन 3 टाइप के हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। आपको नाम से भी पता चल रहा होगा। जो वर्बल है वो बेसिकली हम बोल के एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं ऑडियो के थ्रू, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ऑडियो के थ्रू। नॉन वर्बल में हम जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे साइन लैंग्वेज हो गया, जो बोल नहीं पाते वो हाथों के मूवमेंट से आपको समझाते हैं, या फिर टीचर भी अगर कुछ पढ़ा रहे होंगे तो हाथों के बहुत सारे मूवमेंट करते हैं वो, तो वो आ जाते हैं हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। एंड ऑडियो विजुअल में जब आप देख भी पाते हो और सुन भी पाते हो, जैसे कि कोई वीडियो हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, ये मेथड है। क्लियर है, इसको और डिटेल में देख लेते हैं, कोई नहीं। वर्बल कम्युनिकेशन, जब आप एक दूसरे के साथ ओरली बात कर रहे हो, वर्बल। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन 2 टाइप के होता है, एक रिटर्न और एक ओरल। तो इस टॉपिक में, मतलब ये जो स्पेसिफिक टॉपिक है, इसमें कन्फ्यूजन होती है बहुतों को, वो इसको अच्छे से बाइफिकेट नहीं कर पाते हैं। अगर 3 टाइप के बोला जाए तो वो यहाँ पर ओरल लिख देते हैं, वर्बल को ही ओरल बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वर्बल कम्युनिकेशन में हम एक दूसरे के साथ जो भी कम्युनिकेट करते हैं उसमें वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे वर्ड्स एंड ग्रामर्स लिखा है, मतलब वर्बल वो कम्युनिकेशन है जहाँ पर हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। एंड इसकी 2 कैटेगरी आती है, एक ओरल और एक रिटर्न। तो इसका थोड़ा मिसकंसेप्शन है, बहुतों को आता है, तो ये थोड़ा समझ जाना कि हमारी जो कम्युनिकेशन मेथड है वो 3 तरीके के हैं, वर्बल, नॉन वर्बल एंड ऑडियो विजुअल। एंड वर्बल में 2 टाइप है, ओरल एंड रिटन। ओरल में हम ओरली बोलेंगे साउंड के थ्रू, रिटन में हम लिख के समझाएंगे हमारे हैंड राइटिंग या फिर रिटन फॉर्म में। क्लियर है। एंड इसके इन दोनों में ही हम वर्ड और ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फर्दर आप यहाँ पर भी देख सकते हो जो ओरल कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन वर्ड से होता है, फेस टू फेस। एंड फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर आपसे पूछा जाए विच इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप ओरली बोलोगे, मैं ओरली आप तक ज़्यादा जल्दी पहुँच पाऊँगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो सेम मैसेज आई वॉन्ट टू से हेलो हाउ आर यू, अगर मैं ओरली बोलूँ तो आप तक ज़्यादा जल्दी पहुँचेगा एज़ कम्पेयर टू रिटर्न। समझ में आ रहा है। तो ओरल कम्युनिकेशन बहुत ही फास्टेस्ट होता है और वन ऑफ द फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है। क्लियर है। एंड ये इमीडिएट फीडबैक भी देता है, जैसे कि अगर मैं पूछता हूँ हाउ आर यू, आप रिप्लाई दोगे आई एम फाइन एंड व्हाट्सएवर। क्लियर है। तो ये फास्टेस्ट फीडबैक एंड फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन दोनों है। एंड फिर इसके कुछ फैक्टर्स आते हैं जो ओरल कम्युनिकेशन को हिंडर करती हैं या फिर अफेक्ट करती हैं, जैसे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, एसेंट, पेस, क्लैरिटी, वॉल्यूम, इमोशंस, ड्यूरेशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड सो ऑन। लैंग्वेज मतलब कौन सी लैंग्वेज, हिंदी में आप कितने अच्छे से बोल रहे हो, इंग्लिश में आप कितने अच्छे से बोल रहे हो। एसेंट मतलब किस वे में बोल रहे हो, जैसे अमेरिकन एसेंट अलग होता है, इंडियन एसेंट अलग होता है, उस वे में। पेस मतलब क्या आप सही गैप दे रहे हो बोलने में, ऐसा तो नहीं कि रेल की तरह बोले ही जा रहे हो, बोले ही जा रहे हो। मैं ठीक हूँ आप बताओ कैसे हो, ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। आपको बोलना चाहिए कि हाँ मैं ठीक हूँ आप बताओ आप कैसे हो। तो इसको कहते हैं पेस। और क्लैरिटी, क्या आप बोल रहे हो वो क्लियर वॉइस में आप बोल पा रहे हो, उसको कहते हैं क्लैरिटी। वॉल्यूम एंड इमोशंस, आपको समझ आ रहा होगा ये क्या है। एंड ड्यूरेशन ऑफ कम्युनिकेशन, कि आप लेंथी कम्युनिकेट कर रहे हो या फिर शॉर्ट कम्युनिकेट कर रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है।
फिर इसके एडवांटेजेस में पहला आता है कि ये बहुत फास्टेस्ट है। जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर फास्ट है तो ये क्या करेगा, टाइम सेव करेगा, और इसको बोलने में भी कोई पैसा नहीं लगता। एंड ये इमीडिएट फीडबैक देता है। इजीली आप बिल्ड रिलेशनशिप, मतलब इजीली आपके रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हो बात करके, एंड सो ऑन। फिर आता है हमारा नेक्स्ट डिसएडवांटेज, जो कि होगा इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होती। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि ओरल कम्युनिकेशन की लीगल वैल्यू क्यों नहीं होती। क्योंकि फॉर एन एग्जांपल, मैं अगर अभी बोल दूँ मैंने 10th क्लास का कोर्स कंप्लीट करा दिया है ना, और 1 घंटे बाद बोलूँ नहीं मैंने नहीं कराया, तो आप देख सकते हो इजीली मेरे स्टेटमेंट्स चेंज हो गए। तो किससे पता क्या मैंने उस टाइम पे क्या बोला था क्या नहीं। तो ये आप लीगली इस स्टेटमेंट के थ्रू वैलिड प्रेजेंटेशन या फिर वैलिड कहीं पे भी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे कोर्ट वगैरह में होता है, इसीलिए वहाँ पे एविडेंस मांगते हैं, है ना। तो लीगल वे में जो भी आप प्रोसेस वगैरह है, वहाँ पे आप ओरल कम्युनिकेशन को एक रिलायबल एस्पेक्ट नहीं मान सकते। तो इसको इसलिए कहते हैं नो लीगल वैल्यू, क्योंकि कोई भी कभी भी बदल जाता है। जैसे कि आपने आज बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा ही होगा, या फिर आपने नेता वगैरह को तो देखा ही होगा कि वो कुछ बोलते हैं बाद में मुकर जाते हैं। वरना रिसेंटली जो एआई समिट हुआ था उसमें तो आपने देखा ही था कि क्या हुआ था। ये इसी वजह से इसके नो लीगल वैल्यू होती है, और कुछ कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता फ्यूचर के रेफरेंस के लिए। जैसे कि पहले जो वैदिक एजुकेशन थी वो टोटली ओरल बेस्ड थी, तो इसी वजह से बहुत सारे एजुकेशन वैनिश भी हो गई थी। इसीलिए हमने बाद में इसको रिटन फॉर्म में कन्वर्ट किया, जिससे कि ये लॉन्ग टर्म चलता रहे। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो ये इजीली फॉरगेटन है, मोर चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड सो ऑन। फिर आता है रिटन कम्युनिकेशन। जैसे कि आप देख सकते हो कम्युनिकेशन थ्रू रिटन, और इसकी बहुत वैल्यू होती है, इसीलिए सारे एग्ज़ाम रिटर्न में कंडक्ट करे जाते हैं। एंड जो भी लीगल जो भी नोटिस वगैरह आता है वो भी गवर्नमेंट के थ्रू रिटर्न में ही आता है विद सिग्नेचर एंड सो ऑन, जिससे कि एक प्रूफ रहे कि हाँ ये चीज़ बोली गई है, जिससे कि वैलिड इस पर काम किया जा सके। तो इसकी बहुत वैल्यू है, तो आप इतना ध्यान रखना, ठीक है। एंड इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो ये मोस्टली फॉर्मल होता है। एंड इसके एग्जांपल पे रिपोर्ट्स, नोटिस, ईमेल, एसएमएस, ये सब आप जानते हो। फिर आता है इसके एडवांटेज में, इसकी हाई लीगल वैल्यू होती है। जैसे कि मैंने अभी बोला, जितने भी गवर्नमेंट के काम होते हैं वो रिटर्न में ही होते हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि कोई भी सरकारी ऑफिसर बोले मुझे ये करना है और उसने दूसरे को आदेश दे दिए, हाँ तुम वहाँ से ये काम करो, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि वो बाद में मुकर सकता है कि मैंने तो नहीं कहा था तुमको ये काम करने के लिए। इसीलिए सब लीगल नोटिस जब तक नहीं आते तब तक कोई भी काम नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो इसकी बहुत हाई वैल्यू रहती है। एंड इट ऑल्सो कैन बी सेव्ड फॉर रेफरेंसेस फॉर फ्यूचर। एंड ये मैसेज लॉन्ग टर्म भी चलता है। रिवाइज जब जितना मर्जी चाहे, जितनी बार मर्जी चाहे उस मैसेज को आप देखो। ओरल में क्या होता है, एक बार बोलो बाद में आप उसको रिकॉल नहीं कर पाओगे तो वो मैसेज गायब, लेकिन रिटर्न में जितनी बार मर्जी चाहे उसको देखते रहो। डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू ओरल। स्लो डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि मैसेज कब आएगा, कब मैं पढ़ूंगा, कब मैं भेजूंगा, इसमें टाइम लगता है। और मिस इंटरप्रेटेड हो सकता है कि बीच में अगर किसी बंदे ने छेड़छाड़ कर दी तो वो मैसेज तो हो जाता है ना ख़राब। बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, लव लेटर आता है तो बीच में उसका भाई या फिर कोई भी उसको चेंज करके दूसरे में कन्वे कर देता है, तो इसी को मिस इंटरप्रेटेड कहा गया है। कि बीच में अगर कोई तीसरा बंदा जो जिसके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं तो वो मैसेज को ख़राब कर सकता है, करप्ट कर सकता है। और दूसरी चीज़, इलिटरेट जो पीपल है उनको ये समझ नहीं आएगी, ओनली सूटेबल फॉर लिटरेट पीपल्स। फिर आता है हमारा सेकंड मोस्ट मेथड, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे कि मैंने बोला था जेस्चर्स वगैरह या फिर बॉडी लैंग्वेज। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बॉडी लैंग्वेज से बात कर रहे हैं, तो इनको हम जेस्चर्स कहते हैं, और इसी को हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड एंड कैन बी यूज्ड बाय बॉडी लैंग्वेजेस, बॉडी मूवमेंट्स। एंड इसके टाइप्स में अगर आप देखोगे, टाइप्स क्या बेसिकली इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है कि फेशियल एक्सप्रेशन होगी, वॉइस एंड साइलेंस, मतलब साइलेंस वॉइस होगी, मतलब आवाज़ के बिना बातचीत जो होती है। इसके इसका टोन बेसिकली, ये टोन मैंने गलत लिख दिया है, टोन नहीं आएगा यहाँ पर। जेस्चर्स आ सकते हैं, पोस्चर कैसे आप बैठे हो, खड़े हो, उसके हैंड मूवमेंट्स, इन सब को ही इनमें काउंट किया जाता है। जैसे आई कांटेक्ट हो गया, फिजिकल कांटेक्ट हो गया, अपीयरेंस हो गया, ये सारे ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ गया। यहाँ पे टोन हटा देना, मैंने गलती से लिख दिया। क्लियर है? फिर हम आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज में ये क्या है,
सपोर्ट्स वर्बल कम्युनिकेशन, कि हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से अपने वर्बल कम्युनिकेशन को सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपके जो टीचर है वो क्लास में पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ाते पढ़ाते बोलते बोलते हैंड के मूवमेंट्स करते हैं ना, तो वो जो मूवमेंट्स होती है वो अकॉर्डिंग टू देयर वर्बल कम्युनिकेशन होती है, तो उसको वो सपोर्ट करता है, इसका ये मतलब है। ठीक है, अगर कोई टीचर बोल रहा है इधर आओ और वो उंगली भी दिखा रहा है इधर आओ, तो आप उंगली से भी आइडिया लगा सकते हो और बोलने से भी तो पता लग ही रहा है ना इधर आने को बोल रहा है, किसको बोल रहा है, उंगली से पता चल रहा है, तो ये सपोर्ट करता है। क्लियर है। फिर मेक मैसेज क्लियर, मतलब जैसे उंगली से पता चल जाता है क्लियरली कि ये मैसेज है इनका, और अगर साइन लैंग्वेज में बात भी कर रहे हो तो साइन लैंग्वेज जिसको आती है तो वो क्लियरली समझ जाएगा ये क्या है। री इन्फोर्स मीनिंग, मतलब मीनिंग के मायने बढ़ा देता है। हेल्प इलिटरेट पीपल, मतलब जो पीपल पढ़े लिखे नहीं है उनको अगर आप उंगली से दिखाओगे इधर आने को कह रहे हैं, हाथ से बोलोगे ना ना नहीं चाहिए, तो वो इलिटरेट पीपल को समझ आ जाएगा ना, तो इसका मतलब ये है। एंड लास्ट पॉइंट, मेक्स कम्युनिकेशन इंगेजिंग, मतलब जो कम्युनिकेशन है वो इंगेजिंग बना देता है, अच्छा भी लगता है। सामने से अगर कोई हैंड मूवमेंट कर करके कुछ एक्सप्लेन कर रहा हो तो देखने में भी अच्छा लगता है, और जिससे स्टूडेंट्स भी हो इंगेज कर पाते हैं, या फिर कोई भी हो इंगेज कर पाते हैं। ये पर्सनली मैंने भी देखा है, इससे बहुत हेल्प मिलती है। एंड इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो रॉन्ग सिग्नल कैन बी मिसलीड टू योर रॉन्ग मैसेज, एंड इट कैन नॉट बी फुली कंट्रोल्ड, हैपेंस वेरी फास्ट एंड मे बी मिसअंडरस्टूड। ये तो आपको आइडिया लगे ही होगा, इससे होता भी है, क्योंकि मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ दूसरे वाले को समझ नहीं आ रहा, तो वो हो सकता है ना बहुत बार गलत ही समझ जाए, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी मतलब क्रिएट कर लेता है। जैसे साइन लैंग्वेज में ये बहुत ज़्यादा होता है कि दूसरे ने किसी और वे में बोला तो तीसरे ने किसी और वे में समझ लिया, काइंड ऑफ। एंड लास्ट जो मेथड है वो ऑडियो विजुअल, आजकल यही ज़्यादा ट्रेंड में है, सारे ही ऑडियो विजुअल मोड का इस्तेमाल करते हैं एक कम्युनिकेशन को एंगेजिंग बनाने के लिए, या फिर इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। ऑडियो विजुअल का मतलब आप सुन भी पाओगे ऑडियो से और विजुअल से देख भी पाओगे, जैसे कि मेरी ये वीडियो है, इसको हम ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन कहेंगे। आप अपने कंटेंट को यहाँ पर स्क्रीन में देख भी पा रहे हो और मेरे वॉइस को आप सुन भी पा रहे हो, तो फिर ये क्या हो गया, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो यूजेस बोथ साउंड्स एंड विजुअल टेक्नोलॉजी बेस्ड कम्युनिकेशन, लाइक एग्जांपल टेलीफोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट। क्लियर है। आई होप इसको एक्सप्लेन करने की तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। इसके एडवांटेज में ये सबसे अच्छा है, सेव्स ट्रैवल कॉस्ट, मतलब मैं यहाँ से आपके तक पहुँच पा रहा हूँ जिससे कि मुझे ट्रैवल तो करने की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही ना, तो ये बहुत ही ट्रैवल कॉस्टली नहीं है, मतलब ट्रैवल कॉस्ट ये सेव करता है। एक्सप्लेन कंटेंट ईजीली, आप इजीली समझ पा रहे हो, क्लास में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसके उनके कंपेरेटिवली तो आप मेरे वीडियोस से अच्छे समझ सकते हो, मैं इतना तो मान के चल रहा हूँ, है ना। रीयूजेबल, जितना मर्जी चाहे आप इसको यूज़ कर लो, वीडियो कहीं नहीं जा रही, वीडियो तो यही है। लार्ज ऑडियंस तक ये रीच करती है, ऑब्वियसली मैं यहाँ पर एक वीडियो से करोड़ों स्टूडेंट्स तक पहुँच सकता हूँ, एज़ कम्पेयर टू एक क्लास में मैं किसी 40-50 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, है ना। इंटरेस्टिंग एंड इंगेजिंग ऑब्वियसली, एंड देन यूज़फुल इन बिजनेसेस एंड एजुकेशन, आई मीन, हाँ, बिजनेस वगैरह में भी प्रेजेंटेशंस का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको पता होगा। अगर कोई लेक्चर देने आ रहा है वो भी प्रेजेंटेशन लेके ही आता है, आप भी पढ़ोगे प्रेजेंटेशन के बारे में, जैसे कि मैंने दिखाया था आपके इस कोर्स कंटेंट के सिलेबस में, जहाँ पर आप सीखोगे कि प्रेजेंटेशन बनाते कैसे हैं। एंड इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट चाहिए रहती है, जैसे प्रेजेंटेशन देखोगे कहाँ पर, जैसे आपका जो मोबाइल है ये कॉस्टली है ना, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया। रिक्वायर मेंटेनेंस, ऑब्वियसली मेंटेनेंस ये मांगता ही है, कोई वीडियो अगर आप बना रहे हो तो उसको मेंटेन नहीं करोगे तो करप्ट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आपका टैब वगैरह भी अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो ऑब्वियसली वो ख़राब होगा। इक्विपमेंट कैन बी कॉम्प्लेक्स, को तो आपको समझ जाना चाहिए कि मोबाइल जो है वो कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू प्रोजेक्टर की बात कर लो, कोई भी चीज़ ले लो, रेडियो ले लो, कुछ भी ले लो, कॉम्प्लेक्स तो है, हाँ ये तो एग्री करते हैं। डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिकल एंड टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली, एंड देन टेक्निकल फेलियर्स में स्टॉप कम्युनिकेशन। यहाँ से कुछ मिट गया है, कोई बात नहीं, इसका फुल था यहाँ पे कम्युनिकेशन, मतलब अगर
इलेक्ट्रिसिटी ना हो या फिर टेक्निकल फेलियर हो तो ये जो कम्युनिकेशन आपके और मेरे बीच हो रही है ये नहीं हो पाएगी। फॉर एन एग्जांपल, मान लो यूट्यूब का सर्वर डाउन हो गया, तो क्या आप ये वीडियो देख पाओगे? नहीं ना, टेक्निकल फेलियर की वजह से आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। तो इस पॉइंट का मतलब ये था। फिर आता है लास्ट पॉइंट, पर्सपेक्टिव। इसको मैं शॉर्ट में समझाऊंगा, इसको उतना वेटेज देने की ज़रूरत नहीं है, इससे कुछ पूछते भी नहीं है कि पर्सपेक्टिव क्या होता है। पर्सपेक्टिव का मतलब अलग लोगों की अलग सोच। अब कोई क्या कह रहा है उसका मैसेज उसके अकॉर्डिंग होगा, मैं क्या कह रहा हूँ मेरा मैसेज मेरे अकॉर्डिंग होगा। इसका सिंपल मीनिंग इतना ही है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग सोच होते हैं, अलग अलग उनका इंटरेस्ट होता है, अलग अलग वो बैकग्राउंड से आते हैं, इस वजह से उनका अलग अलग इंटरेस्ट होता है और उसी हिसाब से वो अपने कंटेंट को देखना पसंद करते हैं। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो ज़्यादातर साइंटिफिक नॉलेज पे फोकस करते हैं, उनको साइंस से ज़्यादा प्यार है। जैसे भारत है, उनको रिचुअल से ज़्यादा प्यार है। तो दोनों के मिसकंसेप्शंस देखे जाते हैं, इसीलिए कुछ वेद्स को पसंद करते हैं, कुछ साइंस को पसंद करते हैं। तो ऐसे पर्सपेक्टिव आप देखोगे क्लैश करते रहते हैं। एंड इसके बाद आपके बुक के अकॉर्डिंग कुछ इंग्लिश के टर्म्स हैं जो कि मैं नहीं समझाऊंगा, वो आपके इंग्लिश टीचर तो समझा ही रही होगी, तो दो बार क्या ही समझना। इसके पीछे के कंटेंट्स है जैसे आर्टिकल्स हो गए, ग्रामर हो गया, टेंस हो गया, जो कि हम एक सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। तो इसके नेक्स्ट टॉपिक्स उससे रिलेटेड थे जो कि मैंने इंक्लूड नहीं करा। तो मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि इतना जो कंटेंट आपने पढ़ा है इतना इनफ है चैप्टर 1 के लिए। क्लियर है? कम्युनिकेशन क्या होते हैं, उनके पॉइंट्स देख लेना, टाइप्स देख लेना, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज बैरियर्स वगैरह देख लेना। एंड इसके बाद के टॉपिक्स थे इंग्लिश से रिलेटेड जो कि आपके इंग्लिश टीचर आपको सिखाई रहे होंगे, तो उतना आप कर लोगे तो पहला चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। इसके नेक्स्ट मैं दूसरा चैप्टर लेके आऊँगा एज पर दिस सिलेबस, जो कि होगा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, ये जो आपके कंटेंट है ये आपको ओवरऑल डेवलप करने के लिए ज़्यादा फोकस्ड है, इसीलिए ऐसे ऐसे टॉपिक्स है। ये बहुत ही इजी टॉपिक्स है, आप एक बार भी पढ़ोगे ना, गो थ्रू करोगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एंड फॉर द लास्ट मैसेज कि जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो हमारे ये वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। मैं सून यहाँ पर क्लास 10 का भी ऑप्शन डाल दूंगा, जिससे आपको यहाँ पर ऐसे आपके नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे चैप्टर वाइज, जो कि पीपीटी फॉर्मेट में तो नहीं होंगे, मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में ही अवेलेबल होंगे यही पीपीटी नोट्स। तो आप वहाँ से भी समराइज़ कर सकते हो, अगर आप बुक को परचेस नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ से भी देख सकते हो। क्लियर है? और बाकी हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप यहाँ पर देख सकते हो 11th के भी टॉपिक्स मैंने पढ़ा रखा है, यहाँ पर आप देखोगे 11th के भी टॉपिक्स हैं, 12th के भी टॉपिक्स हैं एंड कॉलेज के भी टॉपिक्स हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना। बाकी यहाँ पर आप जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, कम्युनिकेशन ग्रुप, यहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है? तो गाइस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।